प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार का पूर्ण आम बजट पेश कर दिया है और इस बजट को कई इंडस्ट्री सेक्टर से बढ़ावा भी मिल रहा है। लेकिन रियल एस्टेट के लिए बजट क्या सौगातें लेकर आया है और कैसा रहा बजट इस सेक्टर के लिए, साथ ही होम बायर्स इस बजट से कितने खुश होंगे, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की। बजट जिसका इंतजार रियल एस्टेट सेक्टर बेसब्री से कर रहा था, सामने आ चुका है। साथ ही यह भी साफ हो चुका है कि रियल एस्टेट सेक्टर को फिलहाल सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। और ऐसे में क्या होगा इस सेक्टर का, कैसे ऑक्सीजन मिल पाएगी, क्या सेक्टर में छाई मंदी ऐसे ही बनी रहेगी, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सरकार का पहला पूर्ण बजट आ चुका है और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने इस बजट में कई ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे कई इंडस्ट्रीज को काफी फायदा मिलने वाला है। लेकिन बात अगर रियल एस्टेट सेक्टर की करें तो बजट ने रियल एस्टेट सेक्टर को निराश ही किया है। रियलिटी सेक्टर उम्मीद कर रहा था कि वित्त मंत्री बजट से ऐसी घोषणाएं करेंगे जिससे निवेशक उत्साहित होंगे। उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बजट में होम लोन पर ब्याज दरों को कम किया जाएगा, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग एक बार फिर अनसुनी की गई। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को जल्द क्लियरेंस के लिए कोई ऐलान नहीं किए गए। बजट में कहा गया कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और निवेशकों को इस बाजार की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। स्टैंप ड्यूटी चार्ज को भी नजरअंदाज किया गया है। सर्विस टैक्स को 12.36% से बढ़ाकर 14% करके उन्होंने न सिर्फ आम चीजों को महंगा कर दिया, बल्कि रियल एस्टेट में भी निवेश की संभावना को मुश्किल बना दिया, क्योंकि इसका सीधा असर प्रोजेक्ट कॉस्ट पर पड़ेगा, जो कि आखिरकार निवेशकों को ही देना पड़ेगा। हालांकि इसका असर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर नहीं पड़ेगा। साथ ही वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया गया है। इससे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी रखने वालों को सीधा फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में 2022 तक देश के सभी परिवारों को घर देने का लक्ष्य बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सस्ते घर की जरूरत को पूरा करने के लिए ग्रामीण इलाकों में 4 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करेगी, लेकिन इस पर कोई ठोस रोड मैप नहीं तैयार किया गया है। साथ ही एक होम बायर को घर खरीदने से पहले तमाम तरह के टैक्स भी पे करने पड़ते हैं, जिनमें वैट, स्टैंप ड्यूटी, सर्विस चार्ज, ईडीसी, आईडीसी चार्ज जैसे टैक्स होते हैं, जो कि किसी भी दूसरे सेक्टर से कहीं ज्यादा होते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिना इन टैक्सों को कम किए मोदी सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग के अपने वादे को कैसे पूरा करेगी। हालांकि बजट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कैपिटल गेन टैक्स को संतुलित बनाने का ऐलान किया गया है। REIT बनाने वाले बिल्डर को फंड की लिस्टिंग के वक्त कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। रियल एस्टेट सेक्टर को इस बार बजट से काफी उम्मीदें थी, लिहाजा रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से बजट कुछ खास नहीं रहा है। इस बार के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी है। सरकार ने सर्विस टैक्स बढ़ाकर आने वाले महंगाई के संकेत भी दे दिए हैं। साथ ही सरकार ने अफोर्डेबल होम्स के निर्माण की बात भी कही है, लेकिन ये अफोर्डेबल होम्स बनेंगे कैसे, इसका सरकार ने अभी तक कोई ठोस रोड मैप नहीं बताया है, क्योंकि एक होम बायर्स को घर खरीदते वक्त कई तरह के टैक्स चुकाने पड़ते हैं, जबकि इस बार टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। कैमरामैन अविनाश के साथ सौरभ साहनी, समाचार प्लस। आम बजट में इस सेक्टर का ऐसा हाल क्यों किया गया, हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ राहुल चौधरी साहब हैं जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, उनसे हम ये जरूर सवाल लेंगे। इसके अलावा नवीन गोयल साहब हैं जो कि एमडी हैं राधाकृष्णा ग्रुप से, और अश्विनी अग्रवाल जी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पैरामाउंट ग्रुप से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल चौधरी जी, उम्मीदें हमने जिससे पहले चर्चा की थी आपसे कि बहुत सारी थी कि कम से कम इस सेक्टर को एक जान मिल पाएगी,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या सरकार ऐसे निकल जाएगी? क्या बिना किसी पहलू को छूते हुए इस बजट में निकल जाएगी सरकार? सोचा था आपने? नहीं, जैसे एक आम आदमी का एक एंड यूजर की बात करते हैं, उसको बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। ऐसे ही रियल एस्टेट से जुड़े हुए हर क्लाइंट, हर बिल्डर को काफी सारी उम्मीदें थी, बट उसमें से कहीं हम पहुंच नहीं पाए। और मेरी राय में सरकार का जो बजट है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में तो फिर भी हम देख रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं जहां पे रिडक्शन हुआ है, बट इमीडिएट रिलीफ में मेरी राय में कोई एक ऐसा स्टेप नहीं है जिससे कुछ इमीडिएट रिलीफ मिले। नहीं, एक सेक्टर की बात हो गई। सबसे बड़ा सवाल है अश्विनी अग्रवाल जी कि बायर कैसे उस पर भरोसा पैदा हो, वो कैसे नजदीक आए? कुछ तो इंतजाम कर देते, कम से कम एक भरोसा हो जाता कि आने वाले दिनों में सरकार सोच रही है इस सेक्टर के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल मेरा ये मानना है जी। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं और गरीबों के मकानों की बात करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मकान तो एक ऐसी बेसिक जरूरत है जो गरीब को भी चाहिए, मध्य वर्गीय को भी चाहिए और हायर इनकम ग्रुप जिसको हम कहते हैं उसको भी चाहिए। और सभी लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से और अपनी जितनी जेब है उसके हिसाब से इस चीज को जो है लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बजट में जैसा कि मैं बताऊं कि जो मार्केट है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की जो हम बात करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बजट के चलते आपने सीमेंट महंगा कर दिया और कोई रियायत हमें इंटरेस्ट में नहीं दी लोन के, और सीमेंट महंगा हो गया और चीजें महंगी हो गई हैं, सर्विस टैक्स दोबारा से बढ़ा दिया गया है। तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं वो भी कैसे हासिल हो पाएगा, इस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज की तारीख में उठ रहा है। जी, नवीन गोयल जी, क्या दिक्कत थी सरकार को इंडस्ट्री का दर्जा दे देती? क्या दिक्कत थी जिससे सिंगल विंडो क्लियरेंसेस का रास्ता साफ हो पाता? ऐसे क्या दिक्कत थी सरकार के सामने? ऐसा तो था नहीं कि सरकार जानती नहीं थी। सरकार ने रियल एस्टेट को इससे में नजरअंदाज किया है। सरकार ने नहीं सोचा, सरकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, ग्रामीणों के लिए योजना लाई है, पेंशन की योजना लाई है, उन्होंने रियल एस्टेट को नजरअंदाज किया है, देखा ही नहीं, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं देखा, ना इंटरेस्ट कम करने के लिए, बल्कि उन्होंने ये भी नहीं देखा जो सर्विस टैक्स वो बढ़ा रहे हैं उसका सीधा बोझ पड़ेगा इन्वेस्टर पे, और इन्वेस्टर का जो भरोसा है, जो एक उम्मीद थी कि इस बजट से बड़ी आस थी, उन्हें निराशा लगी है। जी, राहुल चौधरी जी, सवाल ये है कि लोगों के मन में भी सवाल है, कितना असर जो सर्विस टैक्स बढ़ा है प्रत्यक्ष तौर पर, डायरेक्टली कितना असर पड़ेगा इस सेक्टर पर? देखिए, जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे पहले भी बोला मैंने, एक लैंड कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। अगर एनसीआर की बात करें तो लैंड तो हर दिन महंगी ही होती जा रही है, चाहे वो बढ़ा हुआ मुआवजा देना हो किसानों को या अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हो, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट बचता था। अब अगर सर्विस टैक्स की इम्प्लीकेशन हर चीज पे लगेगी, चाहे वो सीमेंट की बढ़ती हुई प्राइसेज हो या स्टील की हो, और होम लोन में कोई रियायत नहीं मिलेगी, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो क्लाइंट पे ही पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि होम लोन की दरों में थोड़ी सी भी कमी आती है तो चांसेस होते हैं कि क्लाइंट्स आगे बढ़ के अपना घर लेने का डिसीजन जल्दी लेते हैं, तो इसका भी उतना ही फर्क पड़ेगा। अगर सर्विस टैक्स के एप्लीकेशन से उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है तो क्लाइंट रुकेगा और सोचेगा और उसे अपनी पॉकेट दोबारा चेक करनी पड़ेगी। ये सवाल है अश्विनी अग्रवाल जी, बेहद अहम सवाल है कि जब सरकार करती है कि 2000 कहती है कि 22 तक हम सबको अफोर्डेबल हाउस दे देंगे, इस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, हो सकता है 3-4 साल बाद इसका थोड़ा असर दिखे, लेकिन एक बड़ी मांग बिल्डरों की तरफ से रही कि कम से कम टैक्सेस में, स्टैंप ड्यूटी में तो रियायत देते। हम कैसे भरोसा करें कि आप गंभीर हैं, हमको सस्ते घर मिल जाएंगे, लोगों को सस्ते घर मिल जाएंगे? आपने इस तरफ तो कोई कदम बढ़ाया ना ईश्वरी जी? देखिए, सरकार की गंभीरता पे तो मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहूंगा, लेकिन जहां तक ये है कि हर चीज के लिए बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ आपको उस डायरेक्शन में करना पड़ता है। तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि आपकी दिन पे दिन जमीनें महंगी होती जा रही हैं, दिन पे दिन स्टैंप ड्यूटी बढ़ती जा रही है, सर्विस टैक्स आपने दोबारा से बढ़ा दिया, तो इन सब का इम्पैक्ट डायरेक्टली जो है वो जाकर के एक ग्राहक पर ही पड़ता है। और जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो कैसे अफोर्डेबल और सस्ती हाउसिंग हम दे पाएंगे, इस पे फिर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मेरा इसमें यही कहना है कि जब तक आप इन चीजों को गंभीरता से लेंगे नहीं और इसमें क्या सरकार मदद रियल एस्टेट इंडस्ट्री की कर सकती है उसको देखेगी नहीं, तब तक एक अफोर्डेबल हाउसिंग देना या सबके लिए घर देना एक बड़ी समस्या और चुनौती रहेगी। बिल्कुल चुनौती रहेगी। नवीन गोयल जी, जो अश्विनी जी कह रहे हैं बात में दम है, अगर गंभीरता दिखती तो आज ये स्थिति नहीं होती, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा
कि सरकार इस तरह से बिना इस सेक्टर को छुए निकल जाएगी बजट में। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग भरोसा करें तो कैसे करें, बिल्डर भरोसा करें तो कैसे करें, जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है सरकार की तरफ से, सरकार गंभीरता नहीं दिखा पा रही है, तो फिर इस सेक्टर में जो पिछले साल का हाल है उससे बुरा हाल आने वाला है। सर्विस टैक्स में जो इनडायरेक्टली जो टैक्सेस बढ़े, देखिए जिसको घर लेना है उसको अगर लेना है और उसके पास आवश्यकता उसकी है वो लेगा। अभी तक वो इसलिए रुका हुआ था कि शायद बजट से उसे बड़ी संभावनाएं थी, बजट से उसे लगता था बहुत चीजों में छूट मिलेगी, लेकिन मजबूरी जब सरकार ने उसे छूट नहीं दिए तो जो परिस्थिति होगी उस परिस्थिति में उसे घर लेना होगा अगर लेना चाहेगा। रहा सर्विस टैक्स प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे कई जगह इफेक्ट डालता है। जो सर्विसेज बिल्डर्स लेता है उसका सर्विस टैक्स बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी। जो परचेजर बायर परचेज करता है फ्लैट उस पर सर्विस टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये पक्का है कि सर्विस टैक्स को 1-2% नहीं है, अगर वो कंसोलिडेटेड देखेंगे तो कॉस्ट में काफी इजाफा होगा। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12.5 से सब मिला के पहले 13.5 था अब 14 हो गया। वो कई सर्विसेज में जुड़ता है और वो जोड़ के जाके प्रोजेक्ट में जुड़ता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि आने वाले समय में सीमेंट और स्टील दोनों चीजों पे रेट बढ़ने की संभावना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी। जैसा अभी चौधरी साहब ने कहा, अग्रवाल साहब ने कहा कि लैंड की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब पब्लिक को ये मजबूर होना पड़ेगा कि सरकार से उम्मीद छोड़ के जितनी उसकी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग ले और अगले बजट में ये दबाव बनाए कि उसे छूट मिले कुछ। सबसे बड़ी बात है दबाव बनाने की। लेकिन अगर हम अभी भी घर नहीं खरीद पा रहे हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमारे पास इंतजाम नहीं है, महंगाई का बोझ बढ़ गया, तमाम चीजें हो गई हैं जिससे हम पर और बोझ बढ़ेगा, तो हमारे घर का जो सपना है वो और दूर होगा। जाहिर तौर पर ये मुश्किलें बायर्स के सामने होंगी और ये सवाल भी लेंगे हम तमाम खास मेहमानों से। हमारे साथ बने हुए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे जल्द। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं। बजट का इंतजार सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि वो लोग भी कर रहे थे जो अपने लिए एक आशियाना खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, सपना देख रहे थे। लेकिन उनके सपने का क्या हुआ, चकनाचूर किस तरह से हुआ है, उन्हीं की जुबानी देखिए। बजट से न सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर बल्कि आम लोग भी काफी निराश हुए हैं। होम बायर्स होम लोन पर मिलने वाली छूट के और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने से बायर्स उम्मीदों को झटका भी काफी निराश हुए हैं। होम बायर्स होम लोन पर मिलने वाली छूट के और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने से बायर्स उम्मीदों को झटका लगा है। साथ ही सर्विस टैक्स बढ़ाने के सरकार के फैसले से भी होम बायर्स में नाराजगी देखी गई है, क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ने से महंगाई के बढ़ने की संभावना भी काफी हो गई है। ऐसे में घरों के निर्माण में लगने वाले रॉ मटेरियल जैसे सीमेंट, लोहा और दूसरी चीजों की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, जिसका बोझ अंत में होम बायर्स पर ही पड़ेगा। इस बजट से हमें काफ़ी उम्मीदें थी। हमें उम्मीद थी कि अब जो बजट आएगा वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि इसमें सर्विस टैक्स को बढ़ा दिया गया है और सर्विस टैक्स बढ़ने की वजह से अब महंगाई बढ़ जाएगी। तो जो हमारा घर खरीदने का जो सपना हम बहुत लंबे टाइम से देख रहे थे वो तो एकदम धरा का धरा ही रह जाएगा, क्योंकि हमने सोचा था कि अब बजट आएगा, कुछ छूट मिलेगी तो हम उसमें अपना जो घर खरीदने का प्लान है उसको कुछ आगे सोच पाएंगे। बजट से हमें ये भी उम्मीद थी कि हमें होम लोन में छूट मिलेगी तो हम घर के लिए कुछ प्लान कर पाएंगे, तो हमारी इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। तो कुल मिलाकर ये जो बजट है वो हमारे लिए बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इस आम बजट से आम आदमी को बहुत सारे भरोसा था, बहुत सारी उम्मीदें थी। जैसे कि लोग सपना देख रहे थे नए घर का, एक विश्वास के साथ कि कुछ फायदा मिलेगा, टैक्स में कुछ रिबेट होगी, स्टैम्प ड्यूटी में रिबेट होगी, ना स्टैम्प ड्यूटी में कोई रिबेट आई, बल्कि एक सर्विस टैक्स का बढ़त और ज्यादा हो गई, जिससे कि प्रभाव होगा सभी आम आदमियों के लिए। जिन फ्लैट्स को खरीदने जा रहे थे वो और महंगे हो गए, तो प्रॉपर्टी महंगी हो गई सर्विस टैक्स की वजह से। जो एक सपना आम आदमी देख रहा था वो शायद अब उससे और भी पहुंच से दूर हो गया है। जैसे हमने जितने भी जो आम आदमी हैं, हमने सबने अपने अपने घर का सपना देखा, घर बुक किया। वी ऑलरेडी आर पेइंग EMI, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा जो हमारा ये सर्विस टैक्स हर चीज़ों पे बढ़ा है, तो ये सब हर चीज़ें हमारे वो कपड़े हो, मेडिसिन हो, हर चीज़ पे ये बढ़ेगी और इससे हमारी आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे ये काफ़ी बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि हम एक तो हमें सुविधाएं कुछ मिली नहीं। ऑलरेडी हमारे टैक्सेस हम अलग अलग चीज़ों में ऑलरेडी बहुत पे कर रहे हैं और इन सर्विस टैक्स के बढ़ने की वजह से हमारे आम आदमी के जेब पे और खर्चे बढ़ेंगे।
इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के अलावा कई होम बायर्स को भी हताशा हुई है, खास तौर पर वो लोग जो अपने लिए जल्द ही घर लेने का प्लान कर रहे थे। अब उनके लिए घर खरीदने का ये टास्क और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए। नवीन गोयल जी, जो टैक्सेस को लेकर के बायर्स के मन में एक सवाल था कि उन्हें कुछ राहत मिली, वो मिली नहीं है, इसका कितना असर होगा इस सेक्टर के लिए? देखिए, गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू करने जा रहे हैं, जीएसटी, बिल्कुल, गुड्स सर्विस टैक्स। वो 1 अप्रैल 2016 से वो लाना संभावना है अभी, संभावना है, उस पर वर्किंग चल रही है कि किस तरह से आएगा। उससे बेनिफिट आने वाले टाइम मिल सकता है कि जो टैक्सेस हम लोग देते हैं, हम लोग सर्विस टैक्स देते हैं, एक्साइज देते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स देते हैं, ये सभी टैक्सेस जो है वो लगभग 25-30% से ऊपर जाते हैं और गवर्नमेंट की संभावनाएं जो है वो लगभग 25% के आसपास है, संभावित है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे हो सकता है कि बिल्डर्स को कुछ रियायत मिले कि वो अपने जो बहुत सारे टैक्सेस दे रहा है उससे मुक्ति पाए और उससे कॉस्ट में थोड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये अभी संभावना है, इसके बारे में अभी श्योर नहीं है। जी राहुल चौधरी जी, जो आशंकाएं थी वो तो अभी भी बनी हुई है। हमने देखा कि पिछले साल जो हाल रहा है सेक्टर का, इस बार भी कोई स्टेप नहीं लिए गए, अब फिर वही है। कैसे अपने पैर पे कैसे ये सेक्टर अब खड़ा हो पाएगा? क्योंकि ना भरोसा बायर्स का हो रहा है, ना राहत इस सेक्टर को मिली है, तो फिर सरकार क्या अब बजट के बाद भी कुछ ऐसे स्टेप ले सकती है भरोसे के लिए, आपको लगता है? विकास जी, मेरी राय में ये इस समय जो स्टेप लेना है वो एंड यूजर ने, इन्वेस्टर ने या क्लाइंट ने लेना है। बिकॉज हम फेस्टिव सीजन से देखते आ रहे हैं, हर तरीके के ऑफर्स से बाजार में, तब कुछ नहीं हुआ। फिर स्टेबल गवर्नमेंट की बात की गई, तब कुछ नहीं हुआ, और अब फाइनली एक बजट भी आ गया जिसमें भी हमें फाइनली ये देखा कि इससे कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप नहीं है जो इमीडिएटली इसको कुछ रिलीफ दे पाए। तो मेरे पर्सनल राय में अगर आप माने तो इस समय एक एंड यूजर को यही करना चाहिए कि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको ढंग से देखे, अपनी बजट प्लानिंग करे, फाइनेंशियल प्लानिंग करे, और सभी बिल्डर्स सभी तरह के ऑफर्स दे रहे हैं और अपने घर को ले। बिकॉज अगर जो 1.5 साल 2 साल से जो स्लम्प है रियल एस्टेट में या नहीं बाहर इससे निकल पा रहा है, तो अगले 2, 4, 6, 8 महीने में भी कुछ ऐसा कोई घोषणा, ऐसा कोई नियम नहीं बना जिसकी वजह से इसमें इमीडिएटली कोई फर्क आएगा। अश्विनी जी, आपको लगता है कि इतने भर से इतने स्टेप से, क्योंकि जो भरोसा बनता है वो बहुत मजबूत बनता है, वो भरोसा कायम नहीं है, तो आपको लगता है कि कुछ फायदा मिल पाएगा? अब ये हमें समझ में आ गया कि सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया, तो फिर हम कैसे आगे उभर सकते हैं? आपको लगता है कोई ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं? देखिए, मेरा कहना इसमें यह है कि ऑलरेडी बड़ी मंदी के दौर से एक रियल एस्टेट सेक्टर गुजर रहा है और उसी के चलते, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि अलग अलग स्टेप्स सेक्टर की तरफ से भी लिए गए कि किसी तरीके से इसको उठाया जा सके, लेकिन उसके बहुत जो है अच्छे नतीजे हमारे सामने नहीं आए। अब डिसीजन बायर को ही लेना है, लेकिन उसमें हम यही कह सकते हैं कि इस समय जो है खरीदने का अच्छा समय है, प्रॉपर्टी अपने मिनिमम पे है, क्योंकि ये सेक्टर इस मंदी के दौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और हमें ये आशा थी कि चूंकि ऑलरेडी एक बड़ा सेक्टर है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर का सबसे ज्यादा है, जीटीबी पे कंट्रीब्यूशन को ले लें, जीडीपी में तो उसमें सबसे ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के चलें तो उसमें सबसे ज्यादा है। तो इन सब चीजों के चलते हमारा ये मानना था कि जो बहुत दिनों से हमारी मांग एक चली आ रही है कि हमको इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया जाए और सहूलियतें दी जाएं, तो वो हमें नहीं मिल पाई। सरकार ने इसको नजरअंदाज किया या इसको और चीजों के चलते, स्टेबिलिटी को लेकर के बजट की और इकोनॉमिक्स की, उसको नहीं ध्यान में लिया गया। लेकिन इस समय ये तो है ही कि अपने को इस मंदी के दौर से निकालने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर प्रयासरत है और उसके चलते रियल एस्टेट सेक्टर में विभिन्न जो डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से नई नई स्कीमें दी जा रही हैं, सहूलियतें सरकार की तरफ से भले ही ना दी गई हो, वो डेवलपर्स की तरफ से दी जा रही हैं, और इंस्टॉलमेंट है या और पेमेंट स्कीम्स हैं, वो बहुत अच्छी हम लोगों की तरफ से दी जा रही हैं। तो अब मैं ये समझता हूं क्योंकि एक अच्छे दामों पे प्रॉपर्टी विभिन्न क्षेत्रों में अवेलेबल है, तो बायर्स को एक इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। बायर्स को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। नवील गोयल जी, क्या बिल्डर्स की तरफ से, डेवलपर की तरफ से कुछ कॉस्ट में रियायत मिल सकती है अगर आगे बढ़ना है तो, भरोसा पैदा करना है तो? क्या ये सूरत बिल्डर्स की तरफ से नहीं होनी चाहिए? देखिए, अश्वानी जी ने कहा, मैं इनसे सहमत हूं
आपका कहना यह है कि हम लोगों ने जो हमारे हाथ में था, हम लोगों ने बैंकर से मिलके विभिन्न स्कीम हम लेके आए, इंस्टॉलमेंट की स्कीम्स लेके आए, पेमेंट्स में स्कीम लेके आए, जिससे कि उनका भरोसा बने और वो किसी तरह से अपना घर ले पाए। अभी तक जो बायर था वो इस उम्मीद में था कि बजट से बड़ी आशाएं थी। अब जब ये आशाएं उसकी खत्म हो गई हैं तो उसे स्वीकारना पड़ेगा कि अब कौन परिस्थिति में क्या हमको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अब अगर नहीं ले पाए, अश्विनी जी ने बिल्कुल सही कहा, इस समय जो कॉस्ट है वो आने वाले समय में नहीं होगी। मिनिमम कॉस्ट पे इस समय मकान है, क्योंकि मंदी के दौर से गुजर रहा है और मंदी में कॉस्ट स्टेबल रहती है। तो इस समय मेरा तो यही मानना है कि इस बजट के बाद बाजार की मंदी इसलिए खत्म होगी, लोगों की जो उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो वो स्वीकार लेते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में हमें घर लेना है, और जब घर लेंगे तो मंदी स्वतः दूर होगी। जी राहुल चौधरी जी, बहुत जल्दी से जवाब, क्या कॉस्ट को लेकर बिल्डर्स को, डेवलपर्स को आगे आना चाहिए, रियायत मिलनी चाहिए कुछ बायर्स को? मेरे ख्याल से बिल्डर्स अब कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो सर्विस टैक्स की वजह से कॉस्टिंग बढ़ गई है। तो अब जो भी कॉस्ट है वो उससे ऊपर में ही अवेलेबिलिटी होगी, इससे नीचे में मुझे नहीं लगता कुछ अब अवेलेबिलिटी हो पाएगी। चलिए, उम्मीद है, लेकिन कम से कम ये एक ऐसा दौर है जिसमें आप घर खरीद सकते हैं, क्योंकि आप सरकार की तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया, बजट में कुछ खास हुआ नहीं है। ऐसे में आप आगे स्टेप ले सकते हैं और बिल्डर्स भी अगर आगे आएंगे तो कम से कम इस सेक्टर को एक बड़ी मजबूती मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल चौधरी जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। अश्विनी प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ नवीन गोयल जी, एमडी राधे कृष्णा, अश्विनी प्रकाश जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैरामाउंट ग्रुप से जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिलता है।